द पब्लिक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई बिहार के एसआईआर को लेकर, उसमें किस तरह की बातें आई और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या जो है पेटिशनर की तरफ से कहा गया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है, एक कुछ डायरेक्शंस दी हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं। और इलेक्शन कमीशन अभी कहाँ पर हम उसको देखते हैं खड़ा है वहाँ पर, और किस तरीके से ये एसआईआर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत कुमार साहब, जिनसे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई है। सर नमस्ते बहुत बहुत। जो आज सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई हैं, जिसमें एक जो सेटबैक हमको देखने को मिल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ, कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा झटका दिया है। जो इलेक्शन कमीशन ने एक डेट बनाई हुई थी कि 31 अगस्त के बाद जो लिस्ट आज वो जारी करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा लोगों को जो है फॉर्म भरने की कोई अब इजाज़त नहीं रहेगी जो पहले था स्टैंड। तो उसमें एक डिफरेंस आया बहुत बड़ा कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मान भी लिया है, कि नॉमिनेशंस के लिए जो क्लेम्स हैं, जो भी करेक्शंस है, उसके लिए जो फॉर्म है वो भरा जा सकता है और 30 सितंबर के आगे तक भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी, नॉमिनेशंस तक ये जारी रहेगी। और इलेक्शन कमीशन जब कर्नाटक वाला जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, तब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला, ज्ञानेश कुमार साहब के उस टाइम शब्द हैं कि मेरा एक एक वोटर जो है कीमती है। और यहाँ पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर बिहार में एक भी वोटर छूट जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और यहाँ पर हमें दो थोड़ा सा मिस्ट्री नजर आती है। एक ये कि जिसको मिला के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक ये कि चुनाव आयोग खुद कैसे रेडी हो गया कि हम डेट को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, मतलब 30 के बाद भी आप जो है आप नॉमिनेशंस करते रहिए, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि जो गड़बड़ियां आ रही हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग कुछ भी कर नहीं रहा है। दूसरी चीज ये कि रिपोर्ट्स में ये आया है कि जो नए फॉर्म्स भरे गए हैं, ये सर्टेन नहीं है कि जिन लोगों के नाम 65 लाख लोगों में हटाए गए हैं, अगर वो जिंदा हैं तो उनके ही फॉर्म ये आ रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो नए एडिशन हो रहे हैं, ये क्लियरिटी नहीं है कुछ, इसके ऊपर चुनाव आयोग ने कुछ कहा नहीं। और एक गुपचुप सर्वे भी चल रहा है चुनाव आयोग का। उसी में ये 15 लाख लोगों का जो नाम आ रहा है कि 15 लाख नए कहां से आ गए। जी, नए कहां से आ गए, और ये पता नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि जितने लोगों के नाम हटाए उनमें से कितनों के फॉर्म आ गए। भाई मेन तो वो है ना जिनके नाम हटाए हैं, पहले तो हाँ, उनको देखना चाहिए कि भाई किनके नाम कट गए थे। अगर वो जिंदा है तो अगर उनके नाम हट चुके हैं तो वो तो अगर अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर वोट नहीं दे पाएंगे वो। और इसमें एक अहम बात अभी आपने देखा होगा, रिपोर्ट में आया है कि जो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया चुनाव आयोग ने, एक तरह का एक सर्वे चल रहा है, इसमें 5 क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ये सर्वे क्या ग्राउंड पे चल भी रहा है या फर्जी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि जो मर गए हैं उनके नाम हटाए जाए नहीं जाने चाहिए, और क्या जो है प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो विदेशी हैं उनको हटाया जाना चाहिए नहीं हटाया जाना चाहिए, इस तरह के सवाल हैं। तो ये क्या क्या खेल चल रहा है? मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या चुनाव आयोग के किसी प्रेस नोट में इसका जिक्र है? प्रेस नोट नहीं जारी किया गया है, लेकिन कई खबरें आई हैं इसमें, अभी कई न्यूज आउटलेट्स ने इसको पब्लिश किया है कि चुनाव आयोग अनऑफिशियली तरीके से इसलिए ये सर्वे कर रहा है कि जिससे जब इस सर्वे का रिजल्ट आए तो वो ये कह सके कि हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये मैं समझता हूं कि देखिए एक जो फेक न्यूज फैक्ट्री है और एक जो रिमोर मॉन्गरिंग का जो पूरा एक गिरोह चल रहा है देश में, वो इस तरह की चीजें कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो बातें आप कह रहे हैं वो बीजेपी के टूल किट्स की ओर से ही नहीं, बल्कि बीजेपी के नेताओं की ओर से ये सवाल उठाए जाते रहे हैं अभी हाल में एसआईआर को लेकर के। क्या आप चाहते हैं कि रोहिंग्या ये जो घुसपैठिए हैं वो वोट करें? क्या आप चाहते हैं कि घुसपैठिए जो है वोटर बन जाए? ये तो अमित शाह जी ने कहा है, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी का की तरह सवाल अगर कोई ये करके फॉर्मुलाइज करके अगर वो बांट रहा है तो क्यों ना माना जाए कि क्या ये बीजेपी की ओर से कोई सर्वे हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के प्रश्न नोट में तो कुछ है नहीं ऐसा। कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जो है, जो नागरिकता वाली बात आपने कही, जो कोर्ट की पिछली सुनवाई में ये बात आई भी थी कि नागरिकता चेक करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, उसका काम है चुनाव कराए और वोटर आईडी कार्ड इश्यूज करे और जो करेक्शंस है उनको करे।
लेकिन अभी ये जो 3 लाख लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जो 3 लाख लोगों को नोटिस जारी किया है कि वो बताएं, डॉक्यूमेंट्स दें अपने, जिससे एश्योर हो कि हाँ वो लोग जेन्युइन 7 करोड़ 24 लाख में से हैं। वो जी 7 जी। करोड़ 24 लाख में से हैं। और कोइंसिडेंटली इत्तेफाक ये है कि ये नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जो जिले हैं ज्यादातर वहां के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बात तो वही जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो नागरिकता को लेकर जो घुसपैठिया वाली जो बात है, कहीं ना कहीं तो ये उसी तरफ जा रहा है। देखिए, सबसे और बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो घुसपैठिए का नैरेटिव है, वो नैरेटिव असल में इन क्लासिकल इसमें अगर देखेंगे फॉर्म में, तो वो घुसपैठिया का सवाल नहीं है। इनके लिए घुसपैठिया का मतलब होता है मुसलमान जी। तो ये निशाना मुसलमानों पर है, और इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, चाहे ये गृह मंत्री जी, जो लगातार इसको बोलते हैं और इसको लेकर के मीडिया में भी खबर बिना किसी काउंटर क्वेश्चन के इसको उसी तरह की खबर बनाया जाता है। इसको तो सवाल उठता है कि बिहार में 20 साल से बीजेपी राज कर रही है नीतीश जी के साथ, उधर मोदी जी 11 सालों से देश पर राज कर रहे हैं, तो बिहार में घुसपैठिया कहाँ से आ गया? अभी तक, आज तक तो इस पूरे एसआईआर में कोई घुसपैठिया मिला नहीं है जिसको लेकर के चिंता जताई जाए। तो ये क्यों ना माना जाए कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें सोसाइटी के नीचे के तबके के लोगों को निशाने पर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मुसलमान हैं, उसमें दलित हैं, उसमें कुछ इलाकों में, जो बिहार का कुछ इलाका जो जिनमें जहाँ आदिवासी रहते हैं, वो लोग, जो पूर्णिया का जो इलाका है उस इलाके में आदिवासी भी रहते हैं। तो वो और उसमें दलित हैं, पिछड़ा है, आदिवासी है, ये सब लोग जो सोसाइटी के निचली कतार के लोग हैं, उनमें से के लोग हैं जो टारगेट में हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज जान लीजिए कि जो वोटर अधिकार का जो सवाल है और मताधिकार का जो सवाल है, उसको आप हिंदुस्तान जैसे चाहे दुनिया के किसी भी समाज में, वह व्यक्ति की पहचान, उसके सम्मान और उसके समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ मसला है। ये इसको आप यहाँ से जोड़ कर देखिए कि किसी आदमी का अगर वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाता है, तो वंचित होने के बाद आखिरकार उसके सामने क्या सवाल आएगा? उस सबसे पहले तो उसकी पहचान समाप्त होगी। वो यही अभी आज जो मैं कह रहा हूँ कि जो वोटिंग का जो अधिकार है या वोटर होने का जो एहसास है, वोटर होने का जो एहसास है, उसको इस रूप में देखिए। बहुत ही सामान्य उदाहरण में दे रहा हूं कि जब कभी आप कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान या ऐसे कोई नेता, कोई प्रतिनिधि जनता के बीच में घूमता है, तो साधारण आदमी जो होता है, जो बिल्कुल गांव घर में या शहर में कोई एक बिल्कुल साधारण हैसियत का आदमी, कमाने खाने वाला आदमी, वो अगर उसको कहते हुए अगर आप सुनेंगे कि क्या ये फिर आगे वोट मांगने, या ये कि इस अगली बार वोट मांगने आएंगे तो आपको बता देंगे, तो ये जो बता देंगे वाली और फिर आगे वोट मांगने, ये जो कहने की जो ताकत है, वो ताकत कहाँ से हासिल होती है? वो वोटर होने की ताकत है वो। और यह जो ताकत है, अगर आप किसी से छीन लेते हैं, तो इसका माना जाएगा कि आप खास किस्म का मतदाता समूह तैयार करना चाहते हैं, जिसमें कि वंचित समाज के नीचे की पंक्ति का जो लोग है वो नहीं हो उसमें, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, ऐसे लोगों को आप उससे बाहर करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक उनके पास जो अधिकार है, उनके पहचान का, सम्मान का, उसको छीनने का मकसद है। तो ये जो पूरी जो लड़ाई है, चाहे कोर्ट में चल रही हो, चाहे सड़क पर चल रही हो, उसको इस रूप में अगर कोई नहीं देखता है और आपको लगता है कि ये कुछ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करने के लिए आप कुछ तजवीज़ कर दें कि ये दवा खा लो, वो दवा खा लो और इससे तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तो जैसे आज तजवीज़ किया गया कि जो लीगल प्राधिकार है बिहार का, उसके लीगल वॉलंटियर्स को वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मदद करने के लिए उनको अधिकृत किया जाएगा। मैंने फिर कहा कि ये जो अधिकृत करने वाली जो बात है, जो नीचे में सिस्टम काम करता है, वहाँ लीगल अथॉरिटी और लीगल वॉलंटियर किस रूप में काम करते हैं? वो ब्लॉक के किसी कर्मचारी, ब्लॉक के किसी अर्दली या किसी हॉस्पिटल के सामान्य कर्मचारी में जिस तरह से किसी मरीज के साथ व्यवहार होता है, या थाने में या अंचल में या ब्लॉक में किसी
जो ग्रीवांस लेकर के, अपनी बात लेकर के, अपनी शिकायत लेकर के जाने वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ जिस तरह से व्यवहार होता है, उससे अलग व्यवहार वहाँ उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ इतना पाक साफ लोग बैठा हुआ है कि वो बैठ करके और आप जाएं और आपका आवेदन लेकर के और आपके लिए 1 घंटा कंप्यूटर पर बैठ करके आपका आवेदन भर दे। ये संभव है क्या? मैं समझता हूँ बिल्कुल संभव नहीं है। जी जी बिल्कुल। ये इस प्रक्रिया को दुरूह बनाने की प्रक्रिया है। ये सिंपल था कि अगर आप सर्वे कराते, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बताया कि 2003 में बिहार में कैसे ये हुआ था? आप जिसको SIR कहते हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं न, आपने उस समय का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। जबकि मुझे याद है कि 2003 में जो हुआ था, उसमें प्रत्येक बूथ के जो BLO थे, उनके पास उस बूथ का मतदाता सूची रहता था और वो मतदाता सूची लेकर के अपने क्षेत्र के सभी घरों में जाते थे और उस घर में जाकर के उनको पूछना था कि ये मतदाता सूची में आपके इतने लोगों का नाम है, इसमें कोई क्या मर गया है, क्या कोई नया आपके घर में 18 साल का हुआ है जिसका नाम जुड़ सकता है, और क्या कोई इसमें से अस्थायी तौर पर चला गया है जिसका नाम इसमें नहीं होना चाहिए, आप बताइए। ये सर्वे का तरीका था और उसके जरिए नाम हटाए गए, छाटे गए। इस बार का कोई ऐसा कोई सर्वे हुआ क्या? जब BLOs ने अपनी तरफ से भर दिया पूरा का पूरा फॉर्म, तो ये आंकड़े कहां से आ गए चुनाव आयोग के पास? 65 लाख के आंकड़े। तो क्यों ना माना जाए कि आपने तैयारी पहले से कर रखी थी, तो SIR कराने की क्या जरूरत थी? तो क्या बिहार में अफरा तफरी मचाने के लिए SIR कराया गया कि जिसमें जनता भी अफरा तफरी में चली जाए, राजनीतिक पार्टियों को भी अफरा तफरी में डाल दिया जाए और पूरा इलेक्शन का नैरेटिव जो है वो शिफ्ट होकर के दूसरी जगह चला जाए? मैं पॉलिटिकल सवाल खड़ा कर रहा हूँ और पॉलिटिकल सवाल को सामने रखे हुए आप ये कोर्ट की लड़ाई को आप नहीं समझ सकते हैं। कोर्ट की लड़ाई को अगर सिर्फ कानून की किताब में और कानून की नजर से देखेंगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है और कोर्ट में जो हो रहा है वो, ये भारत के तमाम जनमानस में ये बात चली गई हुई है। इसलिए SIR का मुद्दा बिहार में भले चल रहा है, अब तो दूसरे राज्यों में भी शुरू होगा, लेकिन यह मुद्दा देशव्यापी हो गया हुआ है और देश के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता यह है कि क्या इस तरह से पूरा आप ऐसी एक प्रक्रिया लेते हैं जिसमें सिर्फ गलतियां ही गलतियां होती है, उसको सुधारने का मौका दिया जाता है। कोर्ट आपको कोई कड़ी फटकार लगाने के बदले में, कोई लिखित आदेश जारी करने के बदले में हमेशा मौखिक कुछ कहता है, हमेशा आपको पुचकारता है और उसके बाद आपको फिर अगली तारीख दे दी जाती है। तो ये मैं जो कहता हूँ कि पुचकारने की जो बात है, अब गलतियां चुनाव आयोग ने की, सजा बिहार के लोग भुगत रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने गलती की तो माननीय कोर्ट का फर्ज बनता था मेरी नजर में कि वो उनको कुछ ऐसा उनके लिए करते कि ताकि अगली बार इस तरह का प्रोसीजर लेने से, इस इंटेंशन से, इस तरह की टाइमिंग से वो परहेज करते। लेकिन वो उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। लगता है कि जैसे कि उनसे कोई ऐसे ही भूल बस कुछ हो गया हुआ है, बल्कि उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि नहीं, ये तो हो करके रहेगा और 22% लोगों के नाम हम काटेंगे। 22% का आंकड़ा कहां से आया था उनके पास? मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग से जब राजनीतिक पार्टियों का डेलीगेशन मिलने गया था तो 22% का आंकड़ा कहां से आया था उनके पास? तो मैं कहता हूं कि इन्होंने तैयारी कर रखी थी, तैयारी इनके पास सब थी कि कितने लोगों को हटाना है, कैसे हटाना है। तो भाई इसको इतना कहते हैं कि पहेली की तरह लेकर आने की क्या जरूरत थी? आप इसको खुले मन से 1 साल का टाइम लेकर करते, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ आप शुरू करवा देते, आप 1 साल में पूरा दुरुस्त कर देते, इसको सारे मरे हुए लोगों को हटा देते, आप उसमें विस्थापित लोगों को मौका मिलता है। अगर जो कोई दिल्ली में रह रहा है, बंगलोर में रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है, तो वो अपना उसको मौका मिलता कि आकर के घर पर वो करवा लेता या आपने किसी आदमी से करवाता। बताइए कि गांव में कोई महिला अगर अकेले है, छोटा छोटा बच्चा उसके पास है, उसका पति उसके घर का कोई और मर्द बाहर काम करने के लिए गया हुआ, उसका फॉर्म कौन किसने भरा होगा? चुनाव आयोग है, माननीय कोर्ट इसका जवाब दे सकते हैं, उसका फॉर्म किसने भरा होगा? मैं कहता हूँ नहीं भरा होगा। किसी को फुर्सत नहीं है ऐसे लोगों की और जो आपका, तो आप क्यों मान लेंगे कि राजनीतिक दल के लोग भर दे?
राजनीतिक दल के लोगों के ऊपर ये जवाबदेही कैसे आप दे देंगे? ये क्या कानून सम्मत है कि राजनीतिक दलों को ये राजनीतिक दल अगर अपने से कर रहे हैं तो करने दीजिए उनको, लेकिन यह मानना कि जवाबदेही राजनीतिक दलों की है, मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। सही ये है कि आपने पूरा प्रोसीजर गलत लिया, इसलिए ये अफरा तफरी का माहौल बना और ये पेच लगातार फंसता जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है, इसको नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक हम इसको लेंगे। क्या मतलब है इसका भाई? आप 24 दिन में जो बात कर रहे हैं, उसी समय आप कहते कि हम 3 महीना में करवा लेंगे। बिल्कुल सही, आपने सारी बातें बताई। और ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल ही नहीं है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां पर 7.25 करोड़ मतदाता हैं, कि वो 3 महीने में ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है। वो बिल्कुल सही, कम से कम 1 साल या उससे भी ज़्यादा का वक्त चाहिए और एक प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल कायदे से। जैसे कभी आपने जिक्र भी किया 2003 की बात, तो अगर उस तरीके से होता तो शायद किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। ये बात सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस भी हुई कि एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, उसके तरीके से, उसकी जल्दबाजी से और जो उसमें गड़बड़ियां हैं उस सब चीज़ों को लेकर है। एक आखिरी क्वेश्चन, हम लोग कंक्लूजन की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं कि 1 महीना है, बल्कि वो नॉमिनेशंस तक वो जाएगा, 30 सितंबर के बाद भी वो नाम लेते रहेंगे। लेकिन इससे ये नहीं तय हो पा रहा है कि नाम वो लेते रहेंगे तो जो मेन समस्या है वो खत्म हो जाएगी और सारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो वोट डाल पाएंगे। तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज यात्रा करके, वोटर अधिकार यात्रा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जिस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको भविष्य क्या लग रहा है? बिहार का भी भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि चुनाव तो बस 2 महीने बाद फिर चुनाव है, ज्यादा वक्त है नहीं। 1 महीने बाद अक्टूबर में चुनाव की डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। कंक्लूडिंग। देखिए गजनफर साहब, मैं ये साफ साफ बता देता हूँ कि मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को देखता हूँ और गांव का आदमी हूँ, इसलिए गांव के लोगों की तरह ही साफ साफ बोलता हूँ। ये चुनाव आयोग को या सुप्रीम कोर्ट को ये अगर लग रहा है कि ये किसी परीक्षा में वंचित हो गए लोगों को मौका देने जैसे बात है, तो यह नहीं है। यह आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप जैसे कि बीए का फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो गई, तो आपने कहा कि चलो 10 दिन बढ़ा देते हैं। के साथ यूपीएससी की फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो गई, तो आपने कहा कि चलो बढ़ा देते हैं, अच्छी बात है। तो यूपीएससी का जो एस्पायरेंट है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर छूट जाएगा तो कहा जाएगा भैया तुम्हारी गलती है ये। लेकिन वोटर जो है बनना है, उसमें क्या है कि भारत जैसे मुल्क में वोटर जो स्टेट ने अपनी जिम्मेवारी लेकर वोटर बनाया, स्टेट गया सबके घर पर, यानी कि राज्य का प्रतिनिधि सबके घर पर पहुंचा कि आप अगर वयस्क हैं ये, और आप वोटर लिस्ट में शामिल हो जाइए। उसने उनसे उनकी नागरिकता नहीं पूछी, उसने देखा कि आप भारत की टेरिटरी में रह रहे हैं तो आप वोटर बनिए। उनके लिए यह सुविधा दी गई कि अपने यहाँ पहला जो चुनाव हुआ, चाहे आज भी होता है, जो पहचान, जो चुनाव चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह इसलिए दिया गया कि भारत जैसा जो मुल्क, जो उस आज़ादी के बाद उस बहुत ही कम साक्षरता थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, तो उनको किसी उम्मीदवार को, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत कैसे होगी, तो उनका नाम तो ऊपर नहीं पाएंगे जो लोग साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो हुआ कि ये चिन्ह दिया जाए सबको। किसी को उस समय जोरा बैल चिन्ह दिया गया, किसी को गाय बछरू वाला चिन्ह दिया गया, किसी को दिया छाप दिया गया। तो ये है नेचर अपने यहाँ चुनाव का। अपने यहाँ हम सबके घर घर जाकर के वोट बनाने वाले देश में रह रहे हैं, और आप यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि लोग ऑनलाइन भर देंगे और जो लीगल वॉलंटियर है उनकी मदद करेंगे। क्या कल्पना कर सकते हैं कि कौन सा लीगल वॉलंटियर जो है वो इस तरह बैठ करके, अगर भरना होगा उसका तो किसको भरेगा? मैं सवाल करता हूं कि किन लोगों का भरेगा? वो बिल्कुल संपन्न लोगों का भरेगा, जो बिल्कुल समाज की निचली पायदान के लोग, तो उनके यहाँ पहुंचेंगे ही नहीं। अगर कोई पहुंच गया तो दुत्कार कर भगा देगा उसको, मेरे पास टाइम अभी नहीं है, क्या कर लीजिएगा। अगर कहेगा वॉलंटियर कि मेरे पास टाइम नहीं भैया, मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ,
मैं खेलने जा रहा हूँ, क्या कहे, आप कहेंगे नहीं यार मेरा काम करके जाओ, कौन कहेगा उसको? हम आप तो उसको कह भी सकते हैं कि भैया यार रुक जाओ, बैठो, काम मेरा करके जाना। वो आदमी क्या कहेगा जो किसी से मुंह नहीं लड़ा सकता है? वो तो उल्टे पांव लड़ जाएगा, और उसके पास जाएगा ही नहीं, नहीं फुर्सत है उसके पास। किसी के पास फुर्सत नहीं है कि 500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ करके वो इस काम के लिए चला जाएगा। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आया है जो लोग करेंगे, क्या करें हम, तो अगर नाम कट गया है तो हम अपना पेट पाल लें। अभी एक इंटरव्यू आया था जिसमें लोग पटना के बगल के लोग कह रहे थे, जो पटना के बगल में जो पूरा बारहगढ़ इलाका है, जो नाव पर बैठे थे, उसका इंटरव्यू चल रहा था। उसमें वो वहां महिला कह रही है कि हम जान बचाएं कि वोट बचाएं। अब उसका जवाब दे दीजिए आप। अब बताइए कि जो गांव के गांव कट गए, जो कटाव, जो बाढ़ के कटाव में गांव के गांव कट गए, उजड़ गए, जो लोग तंबू में रह रहे हैं, जिनके लिए जान के लाले पड़े हुए हैं, वो उनके लिए वोट की चिंता रह जाएगी। और आप आप कहेंगे कि अरे लोगों में तो ये कोई गंभीर मुद्दा ही नहीं है, तो मुद्दा तो सबसे पहले उन बेईमान लोगों को समझ में आने चाहिए जो ये प्रचार कर रहे हैं कि उनके लिए मुद्दा नहीं है। निश्चित वो क्या किताब लेकर के बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए? जिस दिन वो, आपने सही कहा कि जिस दिन वो वोट डालने के लिए जाएंगे उस दिन उनको पता चलेगा उनके साथ क्या हुआ। बहुत बातें आपने यहाँ हम लोग हमारे साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जब चुनाव होगा तब उस वक्त क्या स्थिति होगी शायद सोच के भी एक नागरिक बतौर काफ़ी सवाल अभी से दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सबकी आस्था है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी सुनवाई के दौरान कि बहुत मास एक्सक्लूजन अगर हुआ तो हम इसमें इंटरवीन करेंगे, और सॉल्यूशन यही है कि एसआईआर की प्रक्रिया होना है तो एक तरफ होते रहे, लेकिन उसको चुनाव से जोड़कर अभी इस साल के चुनाव से उसको ना जोड़ा जाए, तभी वहां पर वोटर का अधिकार जो है वो बचा रह सकता है। हेमंत सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आगे जब केस इसमें आगे बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ हल देखने को मिले, और बिहार में जो एक बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स हैं और अपने वोटर के अधिकारों के लिए संघर्ष इस वक्त कर रहे हैं, वो वोट के अधिकार से वंचित ना हो। धन्यवाद। शुक्रिया।